सभी मित्रों को राधे राधे, राम राम, नमस्कार। तो आइए मित्रों, आपका टॉपिक जो था वो चल रहा था राजस्थान का भौतिक विभाग, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। उसके अंदर पहला टॉपिक पढ़ रहे थे अपने थार का मरुस्थल। उसी थार के मरुस्थल की कुछ एक शब्दावली है वो कंप्लीट करेंगे अब कि पलाया, झील, रन, बालसन या खड़ीन किसे कहा जाता है मित्रों। तो मित्रों, पलाया झील यानी दो बालुका स्तूपों के मध्य वर्षा का जल जो है वो संग्रहित किया जाता है। और जब दो बालुका स्तूपों के बीच जो वर्षा का जल संग्रहित किया जाता है तो इस प्रकार से जिस झील का निर्माण होता है उसे कहा जाता है मित्रों पलाया झील। यानी दो बालुका स्तूपों के बीच वर्षा का जल संग्रहित होता है, इससे बनने वाली जो झील है इसे तो क्या बोलेंगे, पलाया झील बोलेंगे। थोड़ा बहुत जल सूख जाएगा, दलदली भूमि हो जाएगी। तो जब ये भूमि दलदली हो जाती है तो इस दलदली भूमि को रन कहा जाता है मित्रों। दलदली भूमि को रन कहा जाता है। और जब यहाँ का जल सूखने के बाद जो मैदान बनता है उस मैदान को कहा जाता है बालसन का मैदान। क्या कहा जाता है, बालसन का मैदान। और इसी क्षेत्र में की जाने वाली जो कृषि है ये कहलाती है आपकी खड़ीन, इसे कहा जाता है खड़ीन। एक बार दोबारा समझे कि दो बालुका स्तूपों के मध्य वर्षा का जल जो संग्रहित होता है तो इस प्रकार से बनने वाली झील को क्या कहा जाता है, पलाया झील कहा जाता है। और जब यहाँ की भूमि दलदली हो जाती है तो इस दलदली भूमि को क्या कहा जाता है, तो रन कहा जाता है। और यहाँ पर इस प्रकार से बनने वाले मैदान को क्या कहा जाता है, बालसन का मैदान कहा जाता है। और इसी क्षेत्र के अंदर जब कृषि का कार्य किया जाता है तो इसे कहा जाता है मित्रों खड़ीन कहा जाता है। तो ये था आपका पलाया झील, रन, बालसन और खड़ीन। इसके अलावा मित्रों जो खड़ीन है ये एक आपकी जल संरक्षण की विधि भी है। जल संरक्षण की परंपरागत विधि, जल संरक्षण की परंपरागत विधि भी है। यानी जब बारिश का मौसम होता है तो दो बालुका स्तूप के बीच में इस प्रकार से एनीकट का निर्माण किया जाता है। और एनीकट का निर्माण करके वर्षा का जल है वो संग्रहित किया जाता है। क्योंकि मित्रों ये मरुस्थलीय प्रदेश है, बलुई मिट्टी जो पाई जाती है, तो जो बलुई मिट्टी होती है इसके अंदर जल धारण करके रखने की जो क्षमता होती है वो काफी कम होती है। इसलिए यहाँ पर एनीकट का निर्माण कर दिया जाता है जिसके कारण यहाँ पर जल इकट्ठा हो जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या हो गया कि भूमि की नमी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए यहां पर इस प्रकार से एनीकट का निर्माण जो है वो किया जाता है। इसके बाद बात आए कि पलाया झील कहां पर पाई जाती है, रन, बालसन, खड़ीन ये सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं। तो यदि भारत के संदर्भ में पूछ लिया जाए मित्रों तो ये सब कुछ राजस्थान के अंदर पाया जाता है। और राजस्थान में भी पूछ लिया जाए मित्रों तो जैसलमेर, राजस्थान में भी पूछ लिया जाए तो जैसलमेर। क्योंकि हमने पढ़ा कि सर्वाधिक बालुका स्तूप कहां मिलते हैं मित्रों, तो जैसलमेर में। सर्वाधिक बालुका स्तूप कहां मिलते हैं, जैसलमेर में। तो सबसे ज्यादा पलाया झील भी कहां पर होगी, जैसलमेर में होगी। तो रन, बालसन या खड़ीन की जो कृषि है ये सर्वाधिक कहां पर की जाती है, तो ये आपके जैसलमेर में की जाती है मित्रों। तो ये था आपका पलाया झील वगैरह। अब पढ़ेंगे मित्रों मावठ। आइए पढ़ते हैं कि आखिर मावठ क्या है मित्रों। तो मावठ जो है मित्रों ये भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु के अंदर होने वाली जो बारिश होती है उसे क्या कहा जाता है मित्रों, मावठ कहा जाता है। तो मावठ किसे कहा जाता है, तो मावठ जो है मित्रों ये भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ, भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है मित्रों। पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, इसे क्या कहा जाता है मित्रों, तो मावठ कहा जाता है। अपने राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो मावठ को कहा जाता है मित्रों गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है, गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है मित्रों। यानी सुनहरी बूंदे, सुनहरी बूंदे कहा जाता है इसी मावठ को। अब जो मावठ है मित्रों इन्हीं जिस मावठ से जो कृषि की जाती है वो कौन सी, आपकी रबी की फसल। रबी की फसल के लिए जो मावठ है वो काफी ज्यादा उपयोगी है। और रबी की फसलों में पूछ लिया जाए तो खाद्यान्न,
किसके लिए? खाद्यान्न के लिए उपयोगी है। और खाद्यान्न की बात करेंगे तो कौन सा आएगा मित्रों? गेहूं। कौन सा आएगा? गेहूं आएगा मित्रों। क्वेश्चन आ जाए कि जो मावट है इसकी उत्पत्ति कहां पर होती है? भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर के अंदर मावट की उत्पत्ति होती है। और जो मावट होता है, ये मावट क्या है? तो मावट जो है ये पश्चिमी विक्षोभ है मित्रों। मावट क्या चीज है? एक पश्चिमी विक्षोभ है। मावट की उत्पत्ति कहां पर होती है? तो भूमध्य सागर में होती है। और कौन सी ऋतु में आता है? तो शीत ऋतु में आता है। राजस्थान में क्या कहा जाता है? गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बूंदे कहा जाता है। कौन सी फसल के लिए उपयोगी है? तो रबी की फसल के लिए। या डाइट पूछ लिया जाए कि दलहन, तिलहन या खाद्यान्न कौन सी के अंदर है, तो आपका आंसर रहेगा खाद्यान्न। और खाद्यान्न में भी पूछ लिया जाए तो आपका आंसर फिर क्या रहेगा मित्रों? गेहूं रहेगा। आइए अब पढ़ते हैं अपने पुरवैया। एक शब्द और आता है मित्रों यहां पर, पुरवैया। पुरवैया क्या है? तो पुरवैया मित्रों दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पुरवैया कहा जाता है। यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं उन्हें क्या बोला जाता है मित्रों? पुरवैया बोला जाता है। यानी अपने जो मानसून आता है ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही आता है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है मित्रों इसकी दो शाखाएं अपने राजस्थान में आती है, एक अरब सागर वाली, दूसरी बंगाल की खाड़ी वाली। अब जो अरब सागर वाली है मित्रों, अरब सागर वाली जो शाखा आती है तो यह अरावली पर्वतमाला इसके समांतर है, जिसके कारण इससे वर्षा काफी कम होती है, या ये बोल सकते हैं कि नहीं के बराबर होती है, या 10% जो है वो बारिश ही आती है अरब सागरीय जो शाखा है उससे। दूसरी जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है मित्रों, तो जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है इसका जब मानसून आता है मित्रों तो ये राजस्थान में पूर्व दिशा से प्रवेश करता है। और जब राजस्थान में पूर्व दिशा से प्रवेश करता है तो इस समय पूर्व दिशा की ओर से मानसूनी हवाएं आती है। और जो इस समय जो पूर्व दिशा की ओर से मानसूनी हवाएं आती है उन्हें क्या कहा जाता है? पुरवैया कहा जाता है। नॉर्मल शब्दों में बोले तो वर्षा काल के दौरान जो पूर्व दिशा की ओर से मानसूनी हवाएं आती है, मानसूनी हवाएं यानी जो अपने साथ वर्षा लेकर के आती है, जो पूर्व साइड से जो हवा आती है मित्रों उसे कहा जाता है पुरवैया कहा जाता है। अपने ग्रामीण क्षेत्रों में आपने सुना ही होगा कि आज तो पुरवाई चल है। पुरवाई चला मतलब उनका कहने का मतलब ये हो गया कि पुरवैया चल रही है, पुरवाई हवा चल रही है, पूर्व दिशा से हवा आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि वर्षा आने की संभावना है, वर्षा आने की संभावना है। तो इन्हीं पवनों को ही कहा जाता है मित्रों आपका पुरवैया, इन्हीं हवाओं को ही कहा जाता है मित्रों पुरवैया कहा जाता है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि पुरवैया है स्थानीय पवन या सामयिक पवन? पुरवैया स्थानीय पवन, सामयिक पवन, स्थायी पवन। इस प्रकार से एग्जाम्पल आ जाए तो पुरवैया क्या है मित्रों? तो पुरवैया सामयिक पवन है। पुरवैया क्या चीज है? सामयिक पवन है, मानसून के दौरान जो आती है, इसलिए इसे कहा जाता है सामयिक पवन कहा जाता है। और यदि क्वेश्चन आ जाए कि सामयिक पवन का उदाहरण है, सामयिक पवन का उदाहरण है, ऑप्शन आ जाए जैसे लू, चक्रवात, लू, मावठ, बम्बुलिया, पुरवैया। लू, मावठ, बम्बुलिया या पुरवैया यानी सामयिक पवन का उदाहरण है। ये आपके सामने ऑप्शन आ गए। तो मित्रों लू जो है ये तो एक स्थानीय पवन है। लू तो क्या चीज है? स्थानीय पवन है। मावठ ये एक चक्रवात है मित्रों। मावठ क्या चीज है? चक्रवात है। बम्बुलिया ये वायु का चक्रवात है मित्रों, वायु का चक्रवात है। जबकि पुरवैया ये क्या चीज हो जाएगा आपका? सामयिक पवन। पुरवैया ये कौन सी पवन है मित्रों? सामयिक पवन है। तो आंसर हो जाएगा आपका पुरवैया। तो पुरवैया मानसून के दौरान पूर्व दिशा से जो हवाएं आती है उन्हें पुरवैया कहा जाता है। पुरवैया इसलिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि पुरवैया जो है वो अपने साथ वर्षा लेकर के आती है, काफी ज्यादा अपेक्षा भी रहती है जब पुरवैया चलती है तो मित्रों। और पुरवैया क्या चीज है? तो पुरवैया एक सामयिक पवन है और सामयिक पवन का उदाहरण ऐसा पूछ लिया जाए तो पुरवैया आपका आंसर हो जाएगा। आइए अब पढ़ेंगे अपने लाठी सीरीज।
तो लाठी सीरीज जो है मित्रों ये एक भूगर्भीय जल पट्टी है, या इसे कहा जाता है सेवन घास का मैदान या भूगर्भीय जल पट्टी है मित्रों। यह एक भूगर्भीय जल पट्टी है मित्रों, जैसलमेर में इधर पोकरण से लेकर के मोहनगढ़ तक 60 किलोमीटर की एक जल पट्टी है मित्रों। अब तो ये जल पट्टी से सरस्वती नदी जो है उसका अवशेष भी कहा जाता है कि जो सरस्वती नदी है उसका जो जल है वो इस जल पट्टी के अंदर है, ऐसा माना जाता है मित्रों। तो यह जल पट्टी कितने लंबाई के अंदर है, तो 60 किलोमीटर पोकरण से मोहनगढ़ तक है। इसके अंदर मित्रों चांदन गांव जो जैसलमेर में पड़ता है, इस चांदन गांव के अंदर एक नलकूप भी लगाया गया है, और कहा जाता है कि इस नलकूप के अंदर जो जल आता है वो कहां से आता है, तो इसी जल पट्टी से आता है, और ये जल पट्टी सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। तो कहा जाता है कि इस नलकूप में जो जल आता है वो सरस्वती नदी का आता है, और ये चांदन गांव के अंदर है। इसे कहा जाता है मित्रों थार का घड़ा। याद रखना थार का घड़ा क्या है, तो एक नलकूप है जैसलमेर के चांदन गांव के अंदर लगाया हुआ, और इसमें जो पानी आता है वो इसी भूगर्भीय जल पट्टी से आता है, और इसे माना जाता है सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है मित्रों। तो लाठी सीरीज है, ये गोडाउन पक्षी की शरणस्थली भी कही जाती है मित्रों। गोडाउन पक्षी का निवास स्थान है ये, इसलिए इसे गोडाउन पक्षी की शरणस्थली कहा जाता है। तो लाठी सीरीज पोकरण से मोहनगढ़ तक एक भूगर्भीय जल पट्टी है, और इसी के ऊपर जैसलमेर के चांदन गांव के अंदर एक नलकूप लगा हुआ है, और यहां पर जो घास पाई जाती है वो कौन सी है मित्रों, सेवण घास। तो इसे सेवण घास का मैदान भी कहा जाता है, भूगर्भीय जल पट्टी भी कहा जाता है। और सेवण घास जो है उसे यहां पर स्थानीय लोग जिस नाम से जानते हैं वो कौन सा है, लिलोन। स्थानीय भाषा में से लिलोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पट्टी आपकी पोकरण से मोहनगढ़ जैसलमेर के अंदर, और इसे कहा जाता है मित्रों थार के मरुस्थल में पारिस्थितिकी संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। थार के मरुस्थल में पारिस्थितिकी संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहा जाता है, क्योंकि चारों ओर तो इसके मरुस्थल है, रेगिस्तान है, लेकिन उसी रेगिस्तान के बीच में यहां पर एक भूगर्भीय जल पट्टी है, जिसके ऊपर जो घास है वो कौन सी है, सेवण घास का मैदान है मित्रों। तो एक प्रकार से मरुस्थल के अंदर भी यहां पर सेवण घास का मैदान है, और 60 किलोमीटर तक की जल पट्टी है। तो इसे कहा जाता है मित्रों पारिस्थितिकी संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहा जाता है, और इसे थार का नखलिस्तान भी कहा जाता है मित्रों। लाठी सीरीज जो है, इसी लाठी सीरीज को कहा जाता है थार का नखलिस्तान। नखलिस्तान का मतलब होता है मित्रों हरा भरा क्षेत्र। नखलिस्तान का मतलब होता है हरा भरा क्षेत्र, तो थार का हरा भरा क्षेत्र कहा जाता है, यानी थार का नखलिस्तान कहा जाता है, इसी लाठी सीरीज को कहा जाता है। इसके अलावा मित्रों एक शब्द और आता है लू, अभी पढ़कर आए थे। तो लू क्या चीज है, लू ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा है। गर्म तथा शुष्क हवा ये स्थानीय हवाएं होती है मित्रों। कौन सी हवा होती है, स्थानीय हवा। तो ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, यहां पर लू कहा जाता है। स्थानीय का मतलब यह होता है मित्रों किसी भी स्थान विशेष के अंदर वहां के टेम्परेचर यानी तापमान और वायु दाब के कारण चलने वाली जो हवाएं होती है उन्हें स्थानीय हवाएं कहा जाता है। और इन्हें अलग अलग स्थानों में मित्रों अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये गर्म भी हो सकती है, ये ठंडी भी हो सकती है, गर्म भी होती है और ठंडी भी होती है। अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जिससे हमारे यहाँ पर इसे लू के नाम से जाना जाता है, तो साइबेरिया में इसे सिराकू के नाम से जाना जाता है, मिस्र में इसे खमसीन के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग क्षेत्र में इन स्थानीय हवाओं को अलग अलग नामों से जाना जाता है। थार के मरुस्थल में पाई जाने वाली प्रमुख घास कौन सी है, तो यहां पर पाई जाने वाली प्रमुख घासों में सेवण, धामण, करड़, अंजन, बूर और शुंगनी। ये इस थार के क्षेत्र में या पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख घास होती है मित्रों। तो अब दो चार बातें और बच्चे मित्रों वो और पढ़ लेते हैं अपने। तो ओकलवुड फॉसिल पार्क, ओकलवुड फॉसिल पार्क मित्रों ये आपका जैसलमेर के अंदर है। राष्ट्रीय मरु उद्यान यहाँ पर स्थित है, ये जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अभ्यारण्य है मित्रों, जैसलमेर बाड़मेर में फैला हुआ, जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर फैला हुआ राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो यहां पर स्थित है मित्रों आपका ओकलवुड फॉसिल पार्क। ओकल का मतलब होता है मित्रों गांव,
वुड का मतलब होता है लकड़ी यानी काष्ठ, और फॉसिल पारक मतलब जीवाश्म पारक। तो ओकलवुड फॉसिल पारक जैसलमेर के अंदर है मित्रों। आपको याद क्या रखना है कि विश्व में सबसे प्राचीन लकड़ी के जीवाश्म यहीं से प्राप्त हुए थे मित्रों। विश्व में सबसे प्राचीन लकड़ी के जीवाश्म कहां से प्राप्त हुए? तो आपका आंसर रहेगा ओकलवुड फॉसिल पार्क। कहां पर है? जैसलमेर के अंदर मित्रों। तो इसके अलावा कुछ एक शब्द आते हैं जैसे धोरे। तो धोरे क्या चीज है मित्रों? धोरे क्या होता है कि लहरदार बालू का स्तूप जो होते हैं, लहरदार बालू का स्तूप, इन लहरदार बालू का स्तूपों को दोहरा कहा जाता है मित्रों। लहरदार बालू का स्तूप क्या कहा जाता है? इन्हें दोहरा कहा जाता है। इसके अलावा एक शब्द आता है धारियन, दूसरा शब्द आता है एक धारियन। ये क्या होते हैं मित्रों? स्थानांतरित या गतिशील, स्थानांतरित यानी गतिशील बालू का स्तूप, स्थानांतरित या गतिशील जो बालू का स्तूप होते हैं मित्रों, इन्हें कहा जाता है धारियन कहा जाता है। इसके अलावा एक शब्द और आता है मित्रों इसके अलावा एक शब्द और आता है मित्रों मरुस्थल का मार्च, मरुस्थल का मार्च। तो मरुस्थल का मार्च का मतलब होता है मित्रों मरुस्थल का विस्तार, या इसे बोलते हैं मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण, या इसे कहा जाता है मरुस्थल का मार्च कहा जाता है मित्रों। तो मरुस्थलीकरण या मरुस्थल का मार्च, इसका मतलब यह होता है मरुस्थल का विस्तार होना, मरुस्थल का विस्तार होना। और जो मरुस्थल का विस्तार है मित्रों, ये अपने राजस्थान में इधर आपकी जो साइड पड़ती है होगी आपकी दक्षिण पश्चिम, यानी दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो है वो मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। क्योंकि इस साइड में आगे देखा जाए तो यहां पर अरावली पर्वतमाला आ जाती है। तो अरावली पर्वतमाला आने के कारण इस मरुस्थल का विस्तार पूर्व दिशा में नहीं हो पाता, और जब पूर्व दिशा में नहीं हो रहा तो कौन सी साइड में हो रहा है मित्रों? तो इसका विस्तार इस दक्षिण पश्चिम साइड से उत्तर पूर्व की साइड हो रहा है, उत्तर पूर्व, और इधर सीमा लगती है अपने हरियाणा की। तो ये टॉपिक था मित्रों आपका थार का मरुस्थल, यानी हमने टॉपिक पढ़ा राजस्थान का भौतिक विभाग, उसके अंदर पहला जो टॉपिक था थार का मरुस्थल। तो थार का जो मरुस्थल का टॉपिक था मित्रों वो आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म हो जाता है मित्रों। तो कैसी लगी आपको क्लास कमेंट करके जरूर बताएगा। प्रत्येक व्यक्ति जितने भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज 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 कमेंट जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फिर मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, तब तक इसी प्रकार से हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।